सो Node.js के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करते हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर ऐसे 9 फीचर्स हम डिस्कस करेंगे जो बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो Node.js के अंदर इनबिल्ट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले Node.js का वर्जन चेक करते हैं। तो मेरे पास जो वर्जन है ये है वर्जन 24, जो कि अभी का, जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नवंबर 2025 चल रहा है। 24 आप देख सकते हो एक्टिव LTS है, LTS एक्टिव इसको बोलते हैं। तो ये अभी का 24 है, ठीक है। तो जो भी फीचर्स हम डिस्कस करेंगे तो मेक श्योर करना कि आप ये वाला वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है इम्पोर्ट। कैसे हम हमारे मॉड्यूल्स को या फिर किसी फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। तो आपने बहुत सारे कोड बेसिस के अंदर, ChatGPT भी आजकल इसी फॉर्मेट में हमें जो है कोड देता है, जो कि है रिक्वायर सिंटैक्स। देखिए, आपने ऐसी चीज़ें देखी होगी, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, लेट्स से कि एक्सप्रेस.js को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इस तरह से रिक्वायर फंक्शन जो है इसको हम यूज़ करते हैं और इस तरह से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन JS सिंटैक्स या फिर CJS। आपने इसके बारे में देखा होगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब ये जो सिंटैक्स है ये Node.js के अंदर पहले से है, बट अभी ये जो सिंटैक्स है ये आउटडेटेड हो चुका है। अभी हम ज़्यादा स्टैंडर्ड एक सिंटैक्स यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ESM सिंटैक्स या फिर ECMAScript मॉड्यूल का सिंटैक्स। तो उसके अंदर कैसे होता है, उसके अंदर बेसिकली हम ऐसे करते हैं, सेम चीज़ आप ESM के अंदर ना, देखिए इस तरह से आप करते हो import express from, और यहाँ पे express ऐसे लिखते हो। तो ये जो सिंटैक्स है ना, ये अभी आपको यूज़ करना चाहिए, जो कि मॉडर्न सिंटैक्स है और ये स्टैंडर्ड तरीका है। अभी ये स्टैंडर्ड हो चुका है Node.js के अंदर। अभी ये जो सिंटैक्स है ना, इसको यूज़ करने के लिए ना हमें एक चीज़ करनी होती है। यहाँ पर अगर package.json के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक टाइप मॉड्यूल, इस तरह से आपको एक लाइन ऐड करनी होती है। उसके बाद आप इस टाइप का जो सिंटैक्स है उसको Node.js के अंदर यूज़ कर पाते हो। और इसके अंदर हमें और एक चीज़ करनी होती है। लेट्स से कि हमारे पास कोई user.js नाम की फ़ाइल है और लेट्स से कि इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाई है रजिस्टर यूज़र, और यहाँ से हम अभी के लिए रिटर्न ट्रू कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब यहाँ से अगर हम इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक तरह से ये एक मॉड्यूल बन चुका है, यूज़र मॉड्यूल। तो इसको अगर हमें इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो नया तरीका आपको ये है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है यहाँ से, जो कि है रजिस्टर यूज़र, उस फंक्शन का नाम यहाँ पे आप देते हो फ्रॉम, एंड यहाँ पर इस तरह से आप जो रिलेटिव सिंटैक्स है, पाथ जो है उसको देते हो यूज़र। पहले हम ऐसे करते थे, रिक्वायर अगर यूज़ करते थे ना, कुछ ऐसे करते थे। देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर पाते थे कॉन्स्ट रजिस्टर यूज़र, एंड यहाँ पे ऐसे करना पड़ता था रिक्वायर यूज़र, ऐसे करते थे। बट अभी हमें ऐसे करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको फाइल का एक्सटेंशन जो है वो भी ऐड करना होता है। ये एक एडिशनल यहाँ पर चीज़ है। और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो रजिस्टर यूज़र है उसको इस तरह से कॉल कर सकते हो, एंड लेट्स से इसको हम रैप कर देते हैं इस तरह से और इसको रन करते हैं। सो node app.js, तो देखिए ट्रू यहाँ पर दिखाएगा। ओके, इस तरह से ये जो ESM सिंटैक्स है ये आपको अभी यूज़ करना चाहिए आपके हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। और इनफैक्ट आप अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हो Node.js के, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो दिखेगा ये ESM सिंटैक्स ही है। इसके अंदर आप राइट साइड में देखना, यहाँ पे आपको एक टॉगल दिखेगा CJS सिंटैक्स। अगर आपको देखना है तो ये टॉगल करिए, तो ये पुराना सिंटैक्स आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा, रिक्वायर जो है इस तरह से। तो हमेशा इंश्योर करना कि आप जो ESM सिंटैक्स है, जो कि अभी स्टैंडर्ड बन चुका है, उसको आप यूज़ करें। यहाँ से टॉगल करके जो भी कोड सैम्पल्स आपको यूज़ करने, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हमें कोई भी अगर API कीज़ या फिर पासवर्ड्स वगैरह लिखने के लिए हम .env फाइल्स बनाते थे, एंड लेट्स से कि इसके अंदर कोई पोर्ट वेरिएबल हमने रखा है 3000 यहाँ पे इस तरह से, राइट। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना पड़ता है process.env एंड पोर्ट। इसको अगर लॉक करते हैं इस तरह से, और अगर इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो आप ये अनडिफाइन यहाँ पर देखोगे, राइट। हम रीड इसको नहीं कर पा रहे हैं। और
इसको रीड करने के लिए आपने बहुत बार देखा होगा कि हम .env जैसा पैकेज एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करते थे। सो यहाँ पे कुछ ऐसे करते थे, लेट्स से import config from .env, और उसके बाद config को ऐसे हमें शुरू में कॉल करना पड़ता था, एंड देन ये जो वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर पाते थे। बट अभी Node.js के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर जैसे ही नोड स्क्रिप्ट को रन करते हो, यहाँ पे आप -env-file और इक्वल देके जो भी env का आपका पाथ है, हमारे केस में .env डायरेक्टली यहाँ पर ही है रूट फोल्डर के अंदर, तो ऐसे हम देंगे एंड उसके बाद ये जो app.js है उसको रन करिए। अगर ऐसे करते हैं तो आपको यहाँ पे 3000 दिखेगा। अब .env पैकेज की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है टेस्टिंग। तो लेट्स से कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे इसी हमारे यूज़र मॉड्यूल के अंदर लेट्स से कि ये फंक्शन है रजिस्टर यूज़र, जो कि एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रही है, नेम है प्रॉपर्टी उसके अंदर, और यहाँ पे उसका लॉजिक होगा, और फाइनली ये एक मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर रही है, जो नेम आया है उसको ही ये वापस कर रहे इस तरह से। ओके, सो इस फंक्शन को अगर आपको टेस्ट करना है, खास करके यूनिट टेस्ट, फंक्शन को हम यूनिट टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था पहले, लेट्स से कि यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे app.test.js ऐसी फाइल बनाता था, एंड यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती थी, जैसे कि जेस्ट हो सकता है, मोका हो सकता है, सुपर टेस्ट, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वी टेस्ट है, इनको हम यूज़ करते थे। बट अभी Node.js के अंदर ये करने की ज़रूरत नहीं है। Node.js के अंदर ऑलरेडी टेस्ट रनर जो है ये इनबिल्ट आता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे टेस्ट रनर का डॉक्यूमेंटेशन देखिए इस तरह से आपको करना है। इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम टेस्ट नाम का इनबिल्ट मॉड्यूल है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से करते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए एक एग्जांपल यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ये टेस्ट जो है ना, टेस्ट फंक्शन, इसको यहाँ पर करेंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव नाम हमें देना होता है। सो यहाँ पर करते हैं टेस्ट दैट रजिस्टर्स द यूज़र, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं, एंड यहाँ पे असर्ट फंक्शन यूज़ हो रही है। अब ये असर्ट जो है ना, ये इसको असर्शंस या फिर मैचर्स हम बोलते हैं, चेक करने के लिए रिजल्ट बेसिकली। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से Node.js के अंदर असर्शन लाइब्रेरी भी है, तो यहाँ पे असर्ट नाम से वो जो मॉड्यूल है इनबिल्ट है। सो उसको हम इस तरह से इंपोर्ट करेंगे असर्ट को, और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट इक्वल जो है वो हम यूज़ करेंगे। सो ये स्ट्रिक्ट इक्वल जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे देना होता है कि क्या एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं, क्या एक्चुअल वैल्यू आई है, और क्या एक्सपेक्टेड बेसिकली हमें था, क्या हम चाहते थे, क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे लेट्स से कि ऐसे कॉल करते हैं उस फंक्शन को, हमारे केस में रजिस्टर यूज़र फंक्शन है वो, राइट। सो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रजिस्टर यूज़र फ्रॉम, और यहाँ पर करते हैं user.js इस तरह से, एंड यहाँ पे आके इसको करते हैं रजिस्टर यूज़र, एंड इसके अंदर हमें नेम और लेट्स से कि कोडर्स ज्ञान अभी पास करते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है ना, ये हम पास करेंगे यहाँ पर कि एक्चुअल वैल्यू हमें क्या मिली है, एंड एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे उसको यहाँ पे हमें देना है। तो मैं बोलूँगा कि मैं एक्सपेक्ट ऐसी प्रॉपर्टी कर रहा हूँ यहाँ से, जहाँ पे नेम एक ऑब्जेक्ट होगा, नेम प्रॉपर्टी, और जो भी हमने सेंड किया था वो इसके अंदर आएगा। सो यहाँ पर मैं करूँगा कि नेम और कोडर्स ज्ञान ऐसे होना चाहिए, और ये एक्चुअल टेस्ट करेगा कि क्या आप जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो फंक्शन से आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसके ऊपर से डिपेंड होता है टेस्ट आपकी पास हुई कि फेल हुई। सो इसको रन करने के लिए हमें करना पड़ता है node-test, और उसके बाद app.test.js इस तरह से एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी एक टेस्ट जो है रेड आपको दिख रहा है, फेल दिखाएगा, एक टेस्ट है फेल 1 हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फेल क्यों हुई है। इसका रीज़न ये है, वैल्यूज़ हैव सम स्ट्रक्चर बट आर नॉट रेफरेंस इक्वल। अब ये क्लासिक प्रॉब्लम है जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को टेस्ट करते हो। क्या होता है ना कि देखिए हम ये चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट इक्वल, क्या ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये जो पास किया है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रिक्ट इक्वल है।
नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे नहीं होता है। दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उनका रेफरेंस यूनिक होता है, वो सेम नहीं हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये यहाँ पे एरर दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट के साथ में जब भी हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वल की जगह हम यूज़ करते हैं डीप इक्वल। तो वो क्या करता है, एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ मैच करता है, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ओके, सो यहाँ पर आके फिर से अगर इसको टेस्ट करूँ तो अभी आप देख सकते हो ये ग्रीन दिखाएगा, हमारी एक टेस्ट जो है ये पास हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी है Node.js के अंदर अभी टेस्ट को, आपके जो फंक्शन है उसको टेस्ट करना, और उसके लिए आप कोई भी आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है SQLite डेटाबेस। अब SQLite जो है ना, ये एक्सट्रीमली फास्ट फाइल बेस्ड SQL डेटाबेस है। तो इसके बहुत सारे यूज़ केसेस है, आपके एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। तो SQLite अगर हमें यूज़ करना मतलब पड़ता था पहले एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए हम SQLite 3 या फिर बेटर SQLite इस तरह से एक्सटर्नल जो लाइब्रेरीज़ है उसको हमें यूज़ करना पड़ता था। बट अभी आप देख सकते हो कि वर्जन नंबर 22 के अंदर यहाँ पे SQLite को ऐड किया है। ये एक्टिव डेवलपमेंट के अंदर है, मतलब टेक्निकली अभी प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है अभी तक, बट जल्द ही आने वाला है। तो कैसे यूज़ करना है, देखिए बड़ा सिंपल है। यहाँ पर इस तरह से हमें इंपोर्ट करना है इसको। सो यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आके देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो ये ASM सिंटैक्स है, और इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि SQLite ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर से डेटाबेस सिंक नाम का एक क्लास आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट अ न्यू डेटाबेस सिंक इंस्टेंस द पाथ ऑफ डेटाबेस। इसके अंदर आप डेटाबेस का पाथ देते हो। ये एक स्पेशल सिंटैक्स है यहाँ पे, अगर आप मेमोरी देखोगे तो ये इन मेमोरी डेटाबेस आपके लिए क्रिएट करेगा। दिस इज़ गुड फॉर टेस्टिंग। अगर आप चाहते हो कि रियल डेटाबेस क्रिएट हो जाए, फाइल बेस्ड डेटाबेस है, तो यहाँ पे आप पाथ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल my.db है ना, ऐसे एक जस्ट DB फाइल हमें देनी होती है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे लिए वो जो डेटाबेस है उसको क्रिएट करेगा, उसके अंदर ही सारा आपका डेटाबेस होगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर हम करते हैं एग्जेक क्रिएट टेबल, डेटा नाम का टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। यूज़र्स कर लेते हैं, की इसके अंदर है, की नहीं करेंगे, आईडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम करेंगे, ठीक है, आईडी और नेम हो गया यूज़र का। उसके बाद हमें क्या करना है, उस डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस के ऊपर .prepare स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और की नहीं है हमारे पास, आईडी है लेकिन ये ऑटो इंक्रीमेंट हम रखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई थिंक उसके लिए हमें ऐसे कुछ लिखना होगा, ऑटो इंक्रीमेंट, होपफुली ये काम करे। उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स के अंदर सिर्फ नेम हम सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके ये एक क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, आईडी तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, जस्ट नेम हम पास करने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है ना, ये हेलो की जगह मैं लिखूँगा कोडर्स ज्ञान, ठीक है, एंड दूसरा रिकॉर्ड हमें ऐड करना है, ये 2 हटा देते हैं, एक ही फील्ड हम ऐड कर रहे हैं ना। यहाँ पर कर लेते हैं मे बी Node.js, ऐसे यूज़र का नाम है कोडर्स ज्ञान, यूज़र का नाम है Node.js हमारे केस में। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस से डेटा गेट भी कर रहे हैं, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मे बी यूज़र्स, ऑर्डर बाय, आईडी कर लेते हैं ऑर्डर बाय, ऐसे, एंड क्वेरी ऑल को हम यहाँ पे लॉग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सा डेटाबेस, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पर node app.js, तो ये बोल रहा है कि ऑटो इंक्रीमेंट सिंटैक्स एरर है, इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सिंटैक्स ये अंडरस्कोर नहीं है, ऐसे हम लिखते हैं SQLite के अंदर। सो यहाँ पर आके फिर से रन करते हैं, तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास 2 यूज़र्स यहाँ पर हैं, ID1 नेम कोडर्स ज्ञान, ID2 नेम Node.js, एंड यहाँ पर आप देखना हमारे पास MyDB नाम से एक डेटाबेस फाइल भी बन चुकी है, यही हमारा डेटाबेस है, फुली फ्लेज्ड डेटाबेस इसी फाइल के अंदर है, राइट। और मेरे पास ना एक एक्सटेंशन है यहाँ पे SQLite डेटाबेस को देखने के लिए,
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेसिकली। सो यहाँ पर हम एसक्यूएलाइट्स चूज़ करेंगे। सो यहाँ से फाइल सिलेक्ट करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर MyDB को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर करते हैं कनेक्ट। तो ये कनेक्ट हो चुका है, देखिए इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एंड यहाँ पे इसके अंदर अगर चलते हैं तो यूज़र्स नाम का आपको टेबल यहाँ पे दिखेगा, उसको अगर ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखना हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, देखिए कोडर्स ज्ञान एंड Node.js। इसका मतलब ये फुली फ्लेज्ड हमारा जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर पाए हैं। कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं की है या फिर इंस्टॉल नहीं की है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला है, ये है नोड प्रीफिक्स। ये देखिए, ये एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर हम ऐसा भी करते हैं ना, यहाँ से नोड हटा देते हैं प्रीफिक्स, तो भी ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बट हम यहाँ पे नोड प्रीफिक्स जो है ये आजकल ऐड करते हैं मॉडर्न कोड के अंदर Node.js के। और यहाँ पे भी देखना, अगर हमारे पास ऐप टेस्ट की जो फाइल हमने बनाई थी इसके अंदर भी देखना नोड प्रीफिक्स यहाँ पे दिया है। अगर हम ऐसे करेंगे तो भी ये काम करेगा, लेकिन ये प्रीफिक्स क्यों चाहिए होता है? तो प्रीफिक्स एक्चुअली एक सिक्योरिटी फीचर है Node.js के अंदर, जिससे क्या होता है, जिससे हम ये सिग्नल देते हैं Node.js को कि ये जो हमारा है ना, ये इनबिल्ट मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि कोई एक्सटर्नल। क्योंकि होता क्या है कि लेट्स से कि सेम नाम से हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई लाइब्रेरी एग्जिस्ट कर रही हो, तो अगर आप ऐसा करोगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ऐसे ही हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो यहाँ से हम प्रीफिक्स लगा के ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो Node.js का जो इनबिल्ट जो मॉड्यूल है उसको यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम ये नोड प्रीफिक्स जो है इसको यूज़ करते हैं। तो आज के बाद आपको इंश्योर करना है कि आप हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रीफिक्स जो है इसको ऐड करना शुरू करिए, जो कि आजकल एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अभी नेक्स्ट वाला बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। देखिए, आजकल हम टाइपस्क्रिप्ट सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। अब Node.js जो है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज़ है, टाइपस्क्रिप्ट को ये कंपाइल नहीं करता है। ये टाइपस्क्रिप्ट को क्या करता है, जो टाइप्स है उसको स्ट्रिप आउट कर देता है। मतलब जब भी ये रन करेगा, जितने भी टाइप्स हमने ऐड किए हैं उसको ये हटा देता है ऑटोमेटिकली। ये फीचर है ये वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए app.js की जगह ना मैं अगर यहाँ पे app.ts अगर फाइल बनाता हूँ एंड इसके अंदर करते हैं फंक्शन रजिस्टर मे बी एंड यहाँ पे लेट्स से कि हम नेम रिसीव कर रहे हैं, ईमेल टाइप स्ट्रिंग हो सकता है, एंड यहाँ पे मे बी रजिस्टर यूज़र का लॉजिक रिटर्न ट्रू, मे बी यहाँ पे जाके हम ऐसे बूलियन इस तरह से रिटर्न टाइप जो है वो भी हमने ऐड कर दिया, राइट। और उसके बाद अगर हम इस फंक्शन को अगर कॉल करते हैं रजिस्टर कोडर्स ज्ञान @gmail.com एंड ये बूलियन रिटर्न करेगा, तो एक काम करते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं इस तरह से, ओके। अब देखिए, ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। अगर नॉर्मली इसको हम अगर रन करना है तो हमें TS नोड या फिर हमें टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर इसको हम यूज़ कर पाते थे। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, अब डायरेक्टली नोड app.ts इस तरह से टाइपस्क्रिप्ट फाइल को रन कर सकते हो। एंटर, और एंटर करते हैं तो आप देखना यहाँ पे ये ट्रू हमें दे रहा है, हमारी फाइल रन हो चुकी है। एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वार्निंग भी हमें मिलती है कि टाइप स्ट्रिपिंग इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फीचर। इसको हम बोलते हैं टाइप स्ट्रिपिंग। कंपाइल नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, ये जस्ट जो टाइप्स हमने ऐड किए हैं ना उसको बस वो हटा दे रहा है और इसको एज ए जावास्क्रिप्ट की फाइल ये रन कर रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि टाइपस्क्रिप्ट के जो सारे फीचर्स है ये अभी तक इसके अंदर सपोर्टेड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में धीरे धीरे करके जो सारे फीचर्स है वो सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर हम फुली फ्लेज जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जो है उसको भी हम Node.js के अंदर डायरेक्टली इस तरह से रन कर पाएंगे, ओके। सो TS नोड वगैरह अभी यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, मैं नॉर्मली ऐसे ही रन करता हूँ डायरेक्टली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला है जो कि बहुत ही पावरफुल फीचर है, वो है वॉच फ्लैग। अब ये वॉच फ्लैग क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम सर्वर के ऊपर काम करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हम कोड चेंज करते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, टेस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्सप्रेस.js का सर्वर है जो कि पोर्ट 4500 के ऊपर रन होगा और इसके अंदर एक /home राउट है जो कि हमें जस्ट ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा
नेम CG इस तरह से। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ नोड और सर्वर JS, तो यहाँ पे देखना ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। और जल्दी से मैं अगर इसके ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ, सो कर्ल HTTP localhost 4500 एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब लेट्स से कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इसके अंदर, मे बी कोडर्स ज्ञान की जगह CG की जगह कोडर्स ज्ञान लिखना है, तो अभी अगर इसको सेव करूँगा ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं ये पुराना ही रिस्पॉन्स यहाँ पर हमें मिलता है। और इसका रीज़न ये है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमारे फाइल के अंदर चेंज होने के बाद सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे हमारे सर्वर के अंदर, सर्वर को स्टॉप करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर वापस जाएंगे और फिर से अगर कर्ल रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर हमें अपडेटेड जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर मिलता है। अब हमारी पूरी लाइफ हमने क्या किया है, हमने एक पैकेज यूज़ किया है जिसको हम नोडमॉन बोलते हैं, आपने भी यूज़ किया होगा। तो नोडमॉन को हम यूज़ करते थे इस काम के लिए, बट अभी Node.js के अंदर ये सारी चीज़ें इनबिल्ट आ चुकी है, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, नोड और यहाँ पे डैश डैश वॉच इस तरह से फ्लैग ऐड करना है, सर्वर JS एंटर करते हैं एंड यहाँ पर चलते हैं कर्ल करते हैं, तो आप देखना ये कोडर्स ज्ञान। और अगर मैं इसको करता हूँ CG, सेव करते हैं और यहाँ पर अगर करते हैं तो अभी देखिए CG यहाँ पर दिख रहा है आपको। हमने मैनुअली सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया है। अब देखना यहाँ पे अगर मैं कोडर्स ज्ञान करता हूँ, सेव करते हैं, तो ये फिर से रिस्टार्टिंग सर्वर JS दिखाएगा और सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होता है। नोडमॉन की आपको एक्सटर्नल डिपेंडेंसी की यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, वॉच फ्लैग। हमारा नेक्स्ट वाला है फेच। अब देखिए, जब भी हम हमारे सर्वर के अंदर से अगर हमें कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी API कॉल करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जैसे कि Axios है या फिर NodeFetch नाम से लाइब्रेरी है, उसको हमें यूज़ करना पड़ता था अगर हमें इस एप्लीकेशन के अंदर से कोई थर्ड पार्टी APIs कॉल करनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये जो डेटा है ना, ये हमें लेके आना है फ्रॉम जेसन प्लेस होल्डर, एक फेक APIs होती है, तो वहाँ से हमें डेटा फेच करना है और उसको यहाँ पे रिटर्न करना है। अगर ऐसी यूज़ केस होती थी तो हमें नोड फेच या फिर Axios यूज़ करना पड़ता था, बट अभी फेच जो है, जो कि एक वेब स्टैंडर्ड है, वो Node.js के अंदर इनबिल्ट है। देखिए, अब डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर करते हैं const response await fetch इस तरह से, और URL यहाँ पे डालता हूँ मैं। ये इस URL के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ /todos, जो कि जेसन प्लेस होल्डर हमें देता है। एंड ये हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे इसको async करना पड़ेगा। async में भी यहाँ पे हम एरर हैंडल कर सकते हैं, if response डॉट ओके नॉट ओके है ना, ऐसे कर सकते हैं। देन मे बी console डॉट एरर करो एंड यहाँ पे करो समथिंग वेंट रॉन्ग। आप इसको बेटर कर सकते हो, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया, ये देखना आप यहाँ पे कैसे एरर हैंडलिंग होती है। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा है इसको हम response.json पार्स करेंगे इस तरह से, यहाँ पे अवेट लगाएंगे एंड देन यहाँ पे जो डेटा है इस तरह से हम इसको पास करेंगे इस तरह से और रिटर्न करेंगे यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पे ये जो फेच है ना, ये इनबिल्ट है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमने यहाँ पर यूज़ नहीं की है। तो मैं जल्दी से इसको रन करता हूँ और फिर से हम यहाँ से कर्ल रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखना सारा डेटा जो है हमें जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर रिटर्न हो चुका है, ये थर्ड पार्टी सर्विस से, राइट। सो ये है फेच इनबिल्ट, और इसकी मदद से आप थर्ड पार्टी APIs आपके Node.js के एप्लीकेशन के अंदर से कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो लास्ट फीचर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम जब भी npm या फिर pnpm यूज़ करते हैं तो package.json के अंदर ना हम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे dev स्क्रिप्ट हम बना सकते हैं और यहाँ पे हम इसको रन करने के लिए, लेट्स से हमें सर्वर फाइल रन करनी है तो node एंड मे बी वॉच मोड में आप कर सकते हो और server.js ऐसे हम करते थे, राइट, इस तरह से। और इसको अगर हमें रन करना है तो हम क्या करते थे, pnpm run dev या फिर npm run dev, तो ये हमारे लिए ये स्क्रिप्ट रन करती थी, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता था। ओके, बट अब यहाँ पे हमें ये जो
चीज़ें हैं npm या फिर pnpm की मदद से करने की ज़रूरत नहीं है। ये नोड के अंदर आप कर सकते हो। कैसे? देखिए, यहाँ पे आप करोगे नोड और यहाँ पे आपको करना है रन इस तरह से, और यहाँ पे करोगे डेव, स्क्रिप्ट का नाम डैश डैश रन फ्लैग आपको देना है और करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हो सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4500। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो रिस्टार्ट भी हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, राइट। npm करने की ज़रूरत नहीं। npm क्या करता है बिहाइंड द सीन, उसका अपना खुद का ओवरहेड है, वो अपनी चीज़ें उसके अंदर रन करता है, पोस्ट स्क्रिप्ट होती है, प्री स्क्रिप्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें npm बिहाइंड द सीन रन करता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन इस फ्लैग की मदद से, नोड की मदद से, ये एक्सट्रीमली फास्ट जो है हमारी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाती है। सो इस तरह से आप जो आपकी लोकल स्क्रिप्ट है उसको अभी रन कर सकते हो। ओके, सो ये कुछ फीचर्स थे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इसमें से आपको कौन से ऑनेस्टली पता नहीं थे, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसी के साथ में एरर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है Node.js एप्लीकेशन के अंदर, नहीं तो आपके एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये वाला वीडियो देखना जहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से कैसे करनी है वो डिस्कस किया है। हैप्पी कोडिंग।